जी, जी। झारखंड में वास्तव में चुनाव की सरगर्मी बहुत जबरदस्त बढ़ी है और वो आप दिखा भी रहे हैं। बीजेपी का जो टिकट बंटवारा है वो तो बहुत पहले से सही में हेमंत सोरेन कर रहे थे फाइनल, तो ये लोग बहुत दिन से बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनल हो करके दिखा नहीं है। इस बीच कांग्रेस और जेएमएम और दूसरी सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन उसका भी नाम और ऐलान सब होना बाकी है। और पर एक जो इम्पोर्टेंट बात, आपने चंपई सोरेन जी का नाम लिया, वो दिल्ली आए हुए हैं। चंपई सोरेन बीजेपी में इकलौते आदिवासी नेता हैं जो कि अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हिम्मत के साथ हिम्मत दिखा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो ट्राइबल लीडर हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीटें हैं वहां से चुनाव लड़े। आप ये समझिए, अर्जुन मुंडा की हिम्मत नहीं हो रही है चुनाव लड़ने की। वो अपनी पत्नी बीरा मुंडा का नाम बढ़ा रहे हैं कि उनको टिकट दे दीजिए, वो चुनाव लड़ने के लिए, उनको डर लग रहा है चुनाव लड़ने का। बाबूलाल मरांडी खोज रहे हैं कि कोई ऐसी सीट सुरक्षित ना हो, जनरल सीट पे हमें टिकट दे दीजिए। जैसे बीजेपी का आम का जो उम्मीदवार लड़ेगा और जीतेगा, वैसे हम भी लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें शेड्यूल ट्राइब नहीं चाहिए सीट, सुरक्षित सीट पर लड़ने के लिए कोई बीजेपी का नेता तैयार नहीं है। ये आपको हम एकदम जमीनी खबर बता रहे हैं, पक्की बात बता रहे हैं, और अभी जब सूची नाम जब आएगा प्रत्याशियों का तो आपको दिखेगा। लेकिन ये बात कितनी महत्वपूर्ण है इसको समझिए कि आदिवासी इलाकों में बीजेपी के आदिवासी नेता चुनाव लड़ने से डर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि आदिवासियों का सेंटिमेंट पूरी तरीके से, बीजेपी ने जो हेमंत सोरेन पर अत्याचार किए, गलत तरीके से जेल भेजा, उसके खिलाफ है और हेमंत सोरेन के साथ है। ये उसका प्रमाण है, ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है, बस हम तो मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी के नेताओं में हिम्मत नहीं है, आदिवासी नेताओं की, कि वो आदिवासी के लिए सुरक्षित सीटों से चुनाव लड़ सके। ये वहां के हालात हैं। इसके अलावा आपने सरयू राय का हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं। इस बार जेडीयू के टिकट से जमशेदपुर पश्चिम से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जमशेदपुर पूरब से भी टिकट ये नॉमिनेशन फाइल करने का फैसला किया है। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा हो सकता है कि रघुवर दास या उनका परिवार का कोई आदमी यहाँ जमशेदपुर पूरब से चुनाव लड़ने आ जाए। अगर आएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे, रघुवर दास के किसी परिवार के सदस्य को हम ऐसे ही जीतने नहीं देंगे। ये गठबंधन के भीतर का हाल बता रहे हैं। जेडीयू जो लड़ेगा जमशेदपुर पश्चिम से, सरयू राय लड़ेंगे जिन्होंने हराया था रघुवर दास को, इस बार भी उनका जो है वो लड़ाई अंदर में चल रही है। तो जेडीयू के भीतर जबरदस्त घमासान है, नेता डर रहे हैं, जेडीयू नहीं पूरे एनडीए गठबंधन में नेता डर रहे हैं चुनाव मैदान में जाने से। ये हालात झारखंड के बने हुए हैं। दूसरी तरफ जेएमएम पूरे जोशो खरोश में है। कांग्रेस पार्टी पिछली बार की तुलना में 2 सीटें कम चुनाव लड़ने जा रही है, 31 की जगह 29 पर लड़ेगी। जेएमएम 43 पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो एक तरह से और सहमति है कि इधर ताकत बढ़ी है माले के आने के कारण। सीपीआई-एमएल और मार्क्सवादी समन्वय समिति के बीच में विलय हो गया, ये दोनों पार्टियां विलय कर गई और अब ये इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इस कारण माले को अब 4 सीटें मिलेंगी और 4 सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहा है। आरजेडी पहले 5 पर लड़ती थी, इस बार संभवतः 3 या 4 पर चुनाव लड़े, इस तरह की बात हुई है। यानी एक सेक्रीफाइस की भावना के साथ में इंडिया गठबंधन नए सिरे से रीस्ट्रक्चर होके चुनाव मैदान में आ रहा है। कांग्रेस अपनी सीटें सेक्रीफाइस कर रही है, आरजेडी कर रही है, नया माले साथ में आ रहा है। तो इंडिया गठबंधन की ताकत पहले से
बेहतर हुई है झारखंड में, और बीजेपी संघर्ष कर रही है कि अपने आप को कैसे बिखरी हुई जो पार्टी है उसको कैसे हम संवारे, और इसके लिए वो चंपाई सोरेन का मुंह देख रही है, जो जाहिर बात है कि उनकी अपनी खोई हुई शक्ति को वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक पूर्व से कितना अलग है? जी राजीव जी, हरियाणा में इंडिया गठबंधन तो चुनाव नहीं लड़ा, बल्कि इंडिया गठबंधन के घटक दल आपस में लड़ते दिखे। मान लीजिए आम आदमी पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, 1.7% वोट लेकर आई है, और आप देख रहे हैं यहाँ भी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच वो वोटों का परसेंट जो डिफरेंस है वो 0.67% ही है, और जाहिर है कि ये असर पड़ा दिखता है। इसके बावजूद रिगिंग फैक्टर को हम अलग करके रखें तब हम बोल रहे हैं जो सामने है उस पे। लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहा है, तो ये एक बड़ी बात दिखती है, हरियाणा से बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि वहां कांग्रेस बड़ा भाई है, लेकिन बड़ा भाई की तरह नहीं है। ये आप देखिए, बहुत बड़ी बात है कि 13 लोकसभा सीट है, सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव भी कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन बड़े भाई की तरह नहीं लड़ेगी। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज है, ये गठबंधन के लिए कॉम्प्रोमाइज है। यही कॉम्प्रोमाइज हरियाणा में भी होना चाहिए था, नहीं दिखा। और आप देखेंगे झारखंड में जेएमएम बड़ा दल है, लेकिन वो वहां वो सख्ती वाली भाषा उनकी नहीं है, वो सबको एकोमोडेट कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। वहां भी इंडिया गठबंधन दिख रहा है। झारखंड में तो एक नया, हमने पहले भी बताया कि माले के रूप में एक नया साथी भी मिला है जो इस बार चुनाव लड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह हरियाणा से बिल्कुल अलग एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम वहां दिखता है, जिसमें इंडिया गठबंधन स्ट्रांगली यूनाइटेड नजर आता है, और इसके घटक दल के नेता भी। ये लगभग हम कंपेयर कर सकते हैं राजीव जी, जब 2024 से पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए थे और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हार मिली थी, राजस्थान में हार मिली थी, तब भी उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन जो शिथिल हो गया था, उसके बाद अचानक सीरियस हुआ, गंभीरता आई, साझा नारे बने, सब तरीके से चीजें हुई और इंडिया गठबंधन स्ट्रांगली परफॉर्म करता दिखा। तो हमें लगता है कि हरियाणा में जो बात राहुल गांधी कह के गए थे कि आम आदमी पार्टी के साथ बात कीजिए और इंडिया गठबंधन चुनाव लड़े, जो मैसेज उन्होंने दिया था, ये हरियाणा के नेताओं ने लिया नहीं था, इसके जो भी सांगठनिक कारण रहे हों। लेकिन ये तेवर जम्मू कश्मीर में दिखा था इंडिया गठबंधन। तो इंडिया गठबंधन जनता चाहती है। आज की तारीख में सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस अपने आप को रिवाइव कर रही है, मजबूत कर रही है, लेकिन अकेले बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, और रीजनल पार्टीज भी अकेले परफॉर्म करने में सक्षम नहीं। दोनों बातें हैं, ये दोनों जब जुड़ते हैं तब संविधान बचाओ का नारा तब बुलंद होता है। इस तो जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक सम्मेलन, जो संविधान बचाओ सम्मेलन होता है, उसको महत्व खो देगा। लेकिन उस महत्व को बचाए रखने की कोशिशें लगातार है, और इस हिसाब से इसका राजनीतिक महत्व है। अब एक बात जो खबर आज आ रही है कि हम लोग जैसे बात करते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि बात करने से क्या होता है, लेकिन बात करने से क्या होता है उसी की वानगी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों फ्री बीज के नाम पर एक कहा कि चुनाव की घोषणा से ठीक पहले क्यों फ्री बीज दिए जाएंगे, उसको रिश्वत क्यों नहीं कहा जाए। और उसके तुरंत बाद आज की खबर है कि महाराष्ट्र सरकार ने, एकनाथ शिंदे की सरकार ने जो भी फैसले लिए हैं, जिसका जिक्र अभी धनंजय जी कर रहे थे, वो बोनस देने वाली बात और लाडली योजना जैसी जो चीजें, कुछ नई नई बातें, घोषणाएं जो उन्होंने की थी, उन सब पर रोक लगाने का फैसला हुआ है। खुद शिंदे सरकार ने उसको वापस लिया है, स्थगित किया है चुनाव आयोग के कहने के बाद। तो ये होता है हमारी बातचीत का असर, जो है हमारी बातचीत का असर पूरे देश और समाज पर पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है,
चुनाव आयोग बात सुनने के लिए बाध्य होता है। ये चुनाव से पहले की बात है। इसके बावजूद कि हम तमाम आलोचनाएं रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी अपेक्षा नहीं पूरी होती है तो निराशा भी जताते हैं, असहमति भी जताते हैं और चुनाव आयोग पर सवाल भी उठाते हैं, फिर भी हमारे बोलने का असर होता है कि कुछ न कुछ घटित होता दिखता है। ये है सोशल प्रेशर, समाज का दबाव और ये सोशल मीडिया का दबाव। इस चीज को मानना पड़ेगा, लेकिन ये चीजें उस हद तक स्ट्रांग हो कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो सके। अगर हरियाणा ही होना है तो हमारे सोशल दबाव का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है, हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो ऐसे में जो लोग सवाल उठाते हैं उनको भी हम खारिज नहीं करते, उनकी भी भावना सही है अपनी जगह पर। मगर आज जो कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, इससे कम से कम एक कोर्स करेक्शन तो दिखता है कि चुनाव से पहले ऐसे रिश्वत वाली घोषणाएं न किया करें, ये बात दिखती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और हमने जो आपने जो प्रश्न किया उसका उत्तर सार में यही है कि इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर के हरियाणा के परिदृश्य से अलग एक नया परिदृश्य पैदा करे तो फिर जम्मू कश्मीर का चुनाव परिणाम दिखेगा। जी, जम्मू